हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट दिसंबर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। परीक्षा को ध्यान में रख करके जो है ये वीडियो तैयार किया गया है, ये क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। आपको खास उसी प्रकार से पेपर्स मिलते हैं जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस चैनल के माध्यम से सीटेट के जो है सभी सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड वीडियोस डाले जाते हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी, सभी जो है चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। देखिए, आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल है कि एक टीचर है जो पहली बार जब बच्चे जो है पहली बार स्कूल आते हैं तो उनकी एक भाषा होती है जिसे कहते हैं मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, और एज अ टीचर जो है आप अंग्रेजी या किसी अन्य जो भी आपकी मातृभाषा है उसका यूज जो है मातृभाषा का इस्तेमाल एज अ टीचर आप कैसे करेंगे बच्चों के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं फिर उससे समझते हैं कि क्या आंसर सही होगा। अध्यापक जो है कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करेंगे। तो जो भी भाषा है क्लासरूम की जो भी भाषा है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो ऑब्वियसली टीचर इंग्लिश ही बोलेगी। आप बेशक जो है हिंदी बोलते हो या आपकी मातृभाषा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लेकिन टीचर तो अपनी मातृभाषा अपनी जो है लैंग्वेज में पढ़ाएगी जिस लैंग्वेज का स्कूल होगा। क्योंकि एक बच्चा देखिए मातृभाषा हिंदी है और एक बच्चे की मातृभाषा पंजाबी है, एक बच्चे की मान लीजिए मातृभाषा जो है तमिलियन है, तो वो तीनों भाषा में तो नहीं पढ़ा सकती, तो उसको एक लैंग्वेज ले करके चलनी पड़ेगी। तो वह सामान्य कक्षा में से पढ़ाना शुरू करेगी, सामान्य भाषा है ना, एक भाषा से आरंभ करेगी और फिर जो है बच्चों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने देगी। उसी भाषा में जो आपने पढ़ाया उसमें कहेंगे बच्चे अपनी अपनी भाषा में इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो ये जो है पूरा आंसर अप्रोप्रिएट है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अध्यापक को केवल जो है अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल जो है मतलब कह रहा है कि अध्यापक जो टीचर को अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा पे अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी पॉइंट यहाँ पे गलत होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि सबकी मातृभाषा अलग है। अध्यापक बच्चों को अपनी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा, मतलब हर बच्चे की जो भी मातृभाषा उसको यूज़ करने की जो है छूट देगा और स्वयं भी उन्हीं की मातृभाषा में बात करेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि हर बच्चे की अलग भाषा है और टीचर को तो ज़्यादा से ज़्यादा एक भाषा आती होगी, दूसरी भी आ सकती हो, मान लो इंग्लिश आती है उसको हिंदी भी आती होगी, उसको पंजाबी आती हो, जरूरी तो नहीं उसको तमिल भी आती हो। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिससे जो है जिसे अपने शिक्षार्थी पढ़ाना है और अंततः लक्ष्य भाषा सीख सके। तो जो टारगेट भाषा है, जैसे आपको जो है टारगेट भाषा आपकी जो है इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश में पढ़ाना, उसी में जो है हमें पढ़ाना चाहिए और कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, बाकी सभी जो है यहाँ पे गलत होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं या जो फेल हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो मातृभाषा में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मातृभाषा का हम यूज कैसे करेंगे। तो मातृभाषा का यूज इसी तरीके से होगा कि जो भी क्लासरूम है उसमें सामान्य भाषा में पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश भाषा में पढ़ाइए, इंग्लिश में हिंदी मीडियम है तो हिंदी भाषा में पढ़ाइए। जिस तरीके से एक स्कूल की एक लैंग्वेज होती है, जो तरीके से उस भाषा में पढ़ाना प्रारंभ करेंगे और बच्चों को अपनी भाषा का उन भाषाओं में इस्तेमाल करने की छूट देंगे। तो यही आंसर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात उसके बाद कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे पठन संबंधी जो है गतिविधि है, पढ़ने की संबंधी जिससे पढ़ाई होती है, तो पढ़ाई संबंधी गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी अपने पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं। तो मतलब एक बहुत सारे क्रम में बहुत सारे शब्दों को सुन रहे हैं पढ़ाई करने के दौरान, ऐसे मान लीजिए हिस्से हैं।
इस पॉइंट्स को उन्होंने सुना, ये 4 पॉइंट्स बच्चे ने सुना, ठीक है, पढ़ाई के दौरान। तो विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं, उसके बाद कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, फिर ये कार्य को कंप्लीट करने के लिए इन्हीं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये संख्या, इसे क्या कहते हैं? प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब जो सुना है उसी को लिख देना, है ना, उसी को कहा जाता है श्रुतलेख। पहले आपने सुना और फिर जो है उस अपनी भाषा में उसको लिखना, उसे कहा जाता है श्रुतलेख। हूबहू नहीं कॉपी होता। आपने सुना, जैसे मैंने आपको ये बातें सब बता रहा हूं, आपने सुन लिया, अब इन्हीं पॉइंट्स को आपने लिखा कि सर ने ये बातें पॉइंट में बताई थी, तो अपनी भाषा में सुनी हुई बात को लिखना, ये होता है श्रुतलेख। यहां पे इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही जा रही है सुनने वाली। ये इमशिरा जिसे कहते हैं मूक अभिनय करना, जिस तरीके से है, तो ये भी नहीं है। तो ये जो होती है इसको सही कहेंगे जिगसॉ श्रुतलेख। याद रखिएगा, जिगसॉ श्रुतलेख ये एक पजल की तरह होती है। आपने कई बार देखा होगा उस तरीके के गेम्स जो है, एक छोटे छोटे टाइप के कार्ड होते हैं जिनमें जो है इस तरीके से ब्लॉक्स कटे हुए बने होते हैं और वो एक दूसरे से उसी तरीके से जुड़े होते हैं, है ना, इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये ब्लॉक्स सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगाने पे आपको एक जो है किसी की भी फ़ोटो होती है, मान लीजिए महात्मा गांधी की फ़ोटो बन जाएगी या किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो बन जाएगी। इस तरीके के जो है पजल्स होती हैं, इसी को कहते हैं जिगसॉ श्रुतलेख। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। कक्षा 5 का विद्यार्थी जो है अथर्व, उस बच्चे का नाम है, और वो कन्नड़ भाषा बोलता है, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, ये 4 भाषाएं जानता है। वो बच्चा 4 भाषाएं जानता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब है अगर वो 4 भाषाएं जानता है तो वो बहुभाषी बच्चा है, मतलब कई भाषाएं बोलने वाला है ना। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि बहुभाषी बच्चा कैसा होता है, वो क्रिएटिव माइंडेड होगा, है ना, उसकी तर्क करने की क्षमता होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, अच्छा पढ़ने में भी अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके की वो बच्चा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ 4 भाषाएं बोलता है, मतलब वो 4 भाषाएं बोल लेता है, कन्नड़ भी बात कर लेता है, मराठी, हिंदी, और वो भी अच्छी भाषा, मतलब अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेता है। ऐसा नहीं कि बीच में रोक टोक हो और वो बोलने में हिचकिचाता हो या उसको कुछ शब्द ना पता हो। वो जिस तरीके से हम हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोल पाते हैं उसी तरीके से वो बोल लेता है। और विद्यालय में जो है वो हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी इन 4 में से 3 भाषाओं का यूज़ करता है। और उनके, क्योंकि उसके मित्र जो है अध्यापक भी यही भाषा बोलते हैं, मतलब हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी उसके स्कूल में टीचर और स्टूडेंट्स बोलते हैं, इसलिए इन भाषाओं का यूज़ कर पाता है। इस स्थिति को हम किस रूप में जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इस स्थिति को हम किस रूप में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता, या फिर कोड जाल, या कोड से आगे जाना, या अंतरभाषा जिसे कहते हैं इंटर लैंग्वेज। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, एक मीनिंग बस याद रखिएगा, ट्रांसलिंगुअल जो होता है उसी को कहते हैं ट्रांसलिंगुअल योग्यता। इसमें क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने वाली क्षमता होती है, इसी को कहा जाता है ट्रांसलिंगुअल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना क्या होता है, वो 4 भाषाएं बोल लेता है, 4 भाषाओं में जो है यूज़ कर रहा है, बच्चों के बीच में बोल रहा है, इसलिए वो जो है इस स्थिति को हम ट्रांसलिंगुअल कहेंगे, परभाषिक योग्यता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हमें पढ़ना है और सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो अभिकथन है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा जो है संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं पर अधिक ध्यान देता है या क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही, तो मतलब 2 से 6 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है। अब समझ के देखिएगा कि 2 से 6 वर्ष का बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो वो संज्ञा मतलब वो परिभाषाओं पे ध्यान नहीं है, उसको नियमों के बारे में जानकारी नहीं है, उसको क्रियाओं के बारे में फर्क पड़ रहा है, वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी कर देता है। तो व्याकरणिक नियमों की अनदेखी पूरी तरीके से कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि 2 से 6 साल का बच्चा होता है और ऐसे इस टाइप के जो बच्चे, मतलब इस एज में जो बच्चे होते हैं, ये व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं। इस पॉइंट को भी आपने दिमाग में रखिएगा। तो ये पॉइंट जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रारंभिक काल का जो बच्चा होता है वो संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक यूज करेगा और जो है व्याकरणिक नियमों का यूज नहीं करता है। इस पर तर्क दिया गया है कि उसकी जो है शब्द संपदा जो है बहुत सीमित होती है, क्योंकि बिल्कुल 2 से 6 साल का बच्चा होता है तो वोकैबुलरी जो है उसके पास ज़्यादा नहीं होती, उसके शब्दों का भंडार उसके पास ज़्यादा नहीं होता। अब वो जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों से कम्युनिकेट करेगा, जैसे जैसे उसका सामाजिक परिवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे वो भाषा परिवेश बढ़ेगा उसका, वैसे वैसे उसकी शब्दावलियाँ भी बढ़ेंगे और वो और भी शब्दों का यूज़ कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसकी शब्द जो है संपदा जो है बहुत सीमित होती है। बिल्कुल भी यहाँ पे जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये भी बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ए सही है, आर गलत है, तो बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ को दोनों सही है पर यह सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए दिया गया कार्य का उल्लेख किया गया है, इसे किस तरह का लेखन कहेंगे? जोड़ों में बैठकर जो है चर्चा करो, मतलब ग्रुप में बैठ करके चर्चा करनी है, 2-4 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया, उसमें जो है किसी टॉपिक पर चर्चा करनी है, मुख्य बिंदुओं को लिख लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखना है, और विषय के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क देते हुए एक अच्छा लेख तैयार करना है हमें। तो विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, ये विषय है इस पर। तो इस पर देखिए इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है। इस पे पॉइंट दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको करना है कि एक तो पहली बात तो ग्रुप में बैठ करके जो है एक दूसरे से चर्चा करिए। ठीक है, तो एक तो ग्रुप में बैठ करके आप एक दूसरे से चर्चा करिए, एक पक्ष में बोलेगा एक विपक्ष में बोलेगा, इस तरीके से पॉइंट्स रखिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है जिसे आप आमतौर पे इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, तो आमतौर पे इस तरीके से चर्चाएं कराई जाती हैं। एक तरफ पक्ष में बोलना होता है, एक तरफ विपक्ष में बोलता है, और आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं इस टॉपिक पर, और मुख्य बिंदुओं को लिखना होता है। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए और पक्ष और विपक्ष में दो तर्क देते हुए अच्छा लेख लिखना है। तो देखिए ये विषय किस तरीके का है, तर्क मूलक लेख होता है जिसे कहते हैं लॉजिकल राइटिंग, यह डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वर्णनात्मक लेखन होता है, रचनात्मक लेखन और व्याख्यात्मक लेखन। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक लेखन जो होता है ये रचनात्मक लेखन नहीं कहलाएगा, यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे व्याख्यात्मक लेखन है, यहाँ पे आंसर जो है ये है ऑप्शन ए, तर्कमूलक लेखन होता है। देखिए यहाँ पे लॉजिकल राइटिंग है, विश्व के सभी देशों को जलवायु परिवर्तन प्रभावित कर रहा है, ये विषय है लॉजिकल है ना, ध्यान रखिएगा लॉजिकल राइटिंग पर जो है डिपेंड करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, ये एक अध्यापक जो है शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ जो है बनाती है। ठीक है, ऐसा वो एक सप्ताह में एक बार करती है, हर वीक में एक बार वो करती है। वह अपने बच्चों में वाचन कौशल को सुधारने के लिए क्या कर रही है? त्रुटि विश्लेषण कर रही है, या फिर उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण कर रही है, संप्रेषण कौशल कर रही है, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। तो देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश टर्म से समझ जाएंगे कि ये फीडबैक दे रही है बच्चों को, है ना। जब आप कोई कार्य करते हैं और उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है, तो उस फीडबैक का मूल उद्देश्य होता है कि आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, इसका मूल उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण देके वो गलतियों के बारे में समझ बनाती है, ऐसा सप्ताह में एक बार करती है, मतलब सप्ताह में एक बार ऐसा फीडबैक होता है कि भैया आपने क्या क्या किया, फिर अगले सप्ताह में फिर आएंगे, फिर इन गलतियों को सुधारिएगा, इस तरीके से फीडबैक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, जिसे कहेंगे प्रतिपुष्टि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस आएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं हूबहू क्वेश्चंस आते हैं, बस बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो फीडबैक वाला क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से बस कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब आपको समझना है कि कुछ गलतियों के बाद उदाहरण देकर अपनी गलतियों के समझ बनाती है, उनकी गलतियां बताती भी है। फीडबैक दिया तो फीडबैक का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बस आंख बंद कर दिया, है ना। फीडबैक दिया तो उसकी गलतियां बता रहे हैं, और वो सप्ताह में एक बार ऐसी गलतियां होती है, डेली थोड़ी ना हो रहा है, सप्ताह में एक बार हो रहा है। तो इस तरीके के कौशल को सुधारने को हम फीडबैक देना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में हम अगर देखें तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखिए। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कक्षा रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब क्लासरूम में एक अलग जो है व्यवस्था करने की बात कही जा रही है कि समय सारणी एक टाइम टेबल में जो है व्याकरण शिक्षण से संबंध में एक क्लास लगाइए, तो ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा जो है भाषा नियमों को जो है सबसे ज़्यादा हमें महत्व देना चाहिए, मतलब बच्चों को भाषा नियमों की जानकारी दीजिए, लेकिन भले ही उसका प्रयोग करना ना जाने। तो हमें तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग क्लास में तो भाषा प्रयोग का आना चाहिए, भाषा नियमों की जानकारी बाद में होनी चाहिए, पहले तो प्रयोग करना आते हैं। अगर बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, शब्दों का यूज़ नहीं कर पा रहा है, भाई अगर शुरुआत में 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो भाषा नियमों पे नहीं चलता, वो भाषा का प्रयोग पर चलता है। जैसी जैसी उसकी मातृभाषा होगी, जैसे उसके आसपास की भाषा को उसी तरीके को वो प्रयोग करता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है।
और हमें देखना है कि भाषा व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में हमें आंसर देखना है। तो बच्चे जो है परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं जो है भाषा के नियमों की जो है बनाने की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों में इस तरह इतना जो है मतलब क्षमता होती नहीं है कि भाषा के नियम ही बना ले, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, यही आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल व्याकरण शिक्षण के संबंध में क्या सही है कि व्याकरण शिक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल ऑब्वियसली भाई व्याकरण शिक्षण तो आवश्यक है ही है पढ़ाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ पढ़ाए रखे जाएंगे जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था की पॉइंट, केवल अगर शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। और हमें पाठ्य पुस्तक के विषय में जो है ऐसे पाठ पढ़ाना है, हमें ऐसे बच्चों को जो है टॉपिक्स पढ़ाने चाहिए जो छोटे हों, जो सरल भाषा से युक्त हो और जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अगर सही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे पूछता कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ पढ़ाएंगे जो इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपको गलत करना है ऑप्शन ए, बाकी सब सही होते। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो है बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए इस तरीके के पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों के परिवेश से जुड़े होते हो तो उससे लिंक कर पाते हैं बच्चे बड़ी आसानी से। जैसे कहानियों का यूज़ करेंगे बच्चे को सिखाते वक्त, है ना, तो कहानियों का यूज़ करते हुए बच्चे पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी से सीखते हैं, ठीक है। चित्रलेखन द्वारा पढ़ाएंगे, इस तरीके की चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार जो है भाषा का विकास डैश डैश से डैश डैश तक होता है। तो पियाजे के अनुसार भाषा का विकास के संबंध में जो है देखिए आंसर पूछा गया है। ये सीडीपी का क्वेश्चन है लेकिन भाषा के विषय में पूछा गया है। हम सभी को पता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार जो है इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 4 प्रकार की स्टेजेस दी थी और किस एज में कौन से स्टेजेस में क्या बच्चा किस तरीके के गुण प्रदर्शित करेगा, इस सभी को जो है इन्होंने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये भाषा के विकास से डैश डैश से डैश डैश तक होगा। तो इसे कहेंगे आत्म केंद्रित और सामाजिक। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ होता है, हर चरण में जो है बच्चे का भाषा विकास डेवलप होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कक्षा में जो है मौजूद बहुभाषिता, मैंने आपको बताया था बहुभाषिता जो है एक रिसोर्स है, मतलब पॉजिटिव रूप में देखना है कि बहुभाषा अगर एक बच्चा क्लासरूम में हो या घर में हो, हिंदी इंग्लिश मैथ मतलब हिंदी इंग्लिश तमिल भाषा कई भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो बच्चा जो है वो तार्किक बच्चा है, वो लॉजिकल बच्चा है, वो क्रिएटिव बच्चा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। तो इस तरीके के अगर बच्चा है तो उसको हतोत्साहित नहीं करना है, हमें जो है डिमोटिवेट नहीं करना है और शिक्षक के लिए एक चुनौतियों के रूप में नहीं देखना है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये टीचिंग में जो है भाषा शिक्षण में बाधक भी नहीं है, ये एक संसाधन के रूप में काम करता है। हर बच्चे को कुछ ना कुछ बहुभाषी वाले बच्चे से सीखने को मिलता है। एज अ टीचर को भी इससे कुछ बच्चों से सीखने को मिल जाएगा, कुछ भाषाओं के बारे में ज्ञान होगा। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर वोकैब पावर डेवलप होगी और कई भाषाओं का ज्ञान भी है, उनके बारे में एक अच्छी नॉलेज डेवलप होंगी और इंटरेस्ट भी जगेगा कि कुछ नया सीखने का। क्योंकि अगर मान लीजिए एक पंजाबी वाले बच्चे ने पंजाबी भाषा में कुछ बोला है, तेनू की मैनू की, तो मतलब दूसरा बच्चा अगर उसे सुनेगा तो तेरो को क्या मेरे को क्या, एक बच्चा तेरो को क्या बोल रहा है, मान लो तुझको क्या मुझको क्या, मैं नहीं करूँगा, मैनू नहीं करना, मैनू नहीं करना, ऐसा कुछ जो मुझे नहीं आती भाषा, लेकिन मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये एक बच्चे एक दूसरे को सीखेंगे तो वो घर जाके उसी भाषा को रिपीट करेंगे, तो एक तरीके से उनके अंदर वोकैब डेवलप होगी, उनके अंदर भाषा के प्रति जो है एक नया नज़रिया जो है डेवलप होगा। आंसर यहाँ पे डी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो है अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं और इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अपने परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं मतलब बच्चे जो हैं आसपास जो भी उनका समाज है, जिस परिवेश में वो रहते हैं, जिस परिवेश का मतलब है मतलब आसपास का जो वातावरण होता है, जिस घर के आसपास रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसी के मोहल्ले में जैसे लोग जिस भाषा का यूज़ करेंगे, जिस घर में वो रहते हैं, जिस घर में उसके परिवार के लोग यूज़ करेंगे उस भाषा का, उसी की भाषा वो अर्जित कर लेते हैं। तो ये बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए,
या बच्चों को जो है समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या केवल जो है लक्ष्य, यहाँ पे केवल आ गया तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ ये गलत होगा। केवल लक्ष्य भाषा को ही परिवेश, मतलब लक्ष्य भाषा का मतलब टारगेट लैंग्वेज, जो आप बच्चे के जो है सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी टारगेट लैंग्वेज ये है कि हम चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, तो हम इंग्लिश वाला ही प्रवेश उपलब्ध कराएंगे और बाकी हिंदी तो घर में बोलने ही नहीं देंगे, है ना। आमतौर पे इस तरीके से लैंग्वेज जो है स्कूल में डेवलप होती है कि स्कूल में टारगेट लैंग्वेज लेकर के कि कोई भी बच्चा हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा। इस तरीके के नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है एक समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएंगे। समृद्ध का मतलब एक तमीज़दार, ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला हिंदी भाषा का जो है परिवेश उपलब्ध कराने के चक्कर में कोई भी किसी तरीके की भाषा यूज़ कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, तो बच्चे सीखेंगे उसी। तो तमीज़दार जो है ऐसा परिवेश होना चाहिए, बच्चे जहाँ पे कुछ अच्छा वातावरण हो, अच्छे वातावरण में सीख सके, अच्छी भाषा डेवलप कर सके। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी जो है जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही हो। जब तब जो वह बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तब वो बच्चों की परीक्षा ले रही होती है, या समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या बच्चों को जो है वाचाल बना रही, खूब बतूनी बना रही, वाचाल का मतलब बतूना बना रही है। तो यहाँ पे जो है एक लक्ष्मी टीचर है, मान लीजिए वो बच्चों के साथ खूब बातचीत करती है, या उसकी लक्ष्मी मम्मी है खूब बच्चे के साथ बात करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका है कि वो भाषा अर्जन करने के लिए जो है ऐसा माहौल बना रही है। देखिए, आप बच्चे के साथ बात करेंगे तो बच्चा आपकी जो है परिवेश में रहते हुए, आपके एटमॉस्फेयर में रहते हुए आपकी भाषा जो है अडॉप्ट करेगा। आपके भाषा अडॉप्ट करने के साथ साथ भाषा में जो भी आप शब्द बोलेंगे आप बात करने के दौरान, तो वो उन भाषाओं वाले उस शब्दों को वो सीखेगी, अडॉप्ट करेगी, तो वो भी ऐसे ही परिवेश में रहेगी, तो फिर वो भी ऐसे शब्दों का यूज़ करने लगेगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है, यहाँ पे मैंने देखिए आपसे जो है तीसरा क्वेश्चन आपका कराया था। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग में जहाँ एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना को जो है ट्रांस लैंग्वेजिंग कहा जाता है। कि संबंध में जो है दिए गए कथन के बारे में 1-2 पर विचार रखना है। तो कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है बहुभाषा का एक लचीला स्वरूप है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया तो ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। तो दूसरी भाषा में जाना मतलब आपको हिंदी आती है और हिंदी से आप जो है इंग्लिश भाषा में, टारगेट भाषा में जा रहे हैं, तो मतलब आप बहुभाषावाद को जो है प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो है मैं वो भी सीखूं लैंग्वेज, तो ये एक लचीला स्वरूप है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जो है जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना होता है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में जो है माहौल कैसा होना चाहिए, ये हम सबसे पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो भाषा की कक्षा का माहौल होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, कि तभी तो बच्चा भाषा सीखेगा। अगर वो डांट धमकाने वाला हो तो इस तरीके के माहौल में बच्चा कैसे सीखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। तो जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का सबसे ज़्यादा जो है अधिकाधिक जो है मौके मिले, अवसर मिले, वहाँ ऐसी कक्षा का माहौल जो है भाषा की कक्षा का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 14 का ए। जहाँ शिक्षक टीचर ज़्यादा बोले और बच्चे केवल सुने, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलने का मौका होना चाहिए, बोलना चाहिए। जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिक जोर दिया जाता हो, भाषा का प्रयोग की जगह भाषा नियमों की जानकारी एक तरीके से कह रहा है, क्योंकि भाषागत शुद्धता तभी आएगी ना जब भाषा के नियमों की जानकारी होगी। तो भाषागत नियमों की जानकारी की बात हो रही है, व्याकरणिक नियमों की बात हो रही है, भाषा शुद्धता की बात हो रही है, तो इसकी जानकारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये गलत है। यहाँ पे दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो, दीवारों पर बहुत सारे सूत्र लिख दो, या फिर कुछ भी जो है उससे संबंध में कुछ जानकारी लिख दो, इससे जो है भाषा का माहौल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो मैंने पहले ही बता दिया। सबसे ज़्यादा उनको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। आप उनको रोकिए टोकिए नहीं, उनको अपनी पूरी बात कहने दीजिए। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो गलत भी कह रहा है तो भी उसकी बात को पूरा जानिए, तभी समझ पाएंगे कि वो बच्चा कितना, कहाँ तक उसको नॉलेज है और कहाँ तक क्या गलतियाँ कर रहा है, ठीक है। चलिए, हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, है ना, विशिष्ट बच्चे हैं, जो सामान्य से भी जो है, जिनका आईक्यू जो है सामान्य से भी कम है ना, 45 आईक्यू के करीब करीब है, या 90 से नीचे समझ लीजिए, आप ऐसा समझिए। आईक्यू जो होता है वो 90 से 110 के बीच में जो है सामान्य बुद्धि वाले बच्चों का होता है।
तो कह सकते हैं कि 75, 70, 65 वाला बच्चा जो है वो थोड़ा सा दुर्बल है। मंद बुद्धि वाले बच्चे का जो है आईक्यू जो है 25, 35 के करीब होता है। आप 25 से समझ लीजिए, 25 से 30, 35 के करीब इसका आईक्यू होगा। तो इस तरीके के बच्चे के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि, लेख विधि। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है लेख विधि। आप देखिए हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में होते हैं, आप में से सभी हाई स्कूल इंटर कर चुके होंगे, है ना। और ऐसे सिचुएशन में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके अक्सर माँ बाप कहते थे ना, लिख लिख करके याद किया करो, जितना लिखोगे तभी तो याद होगा। लिख लिख के याद नहीं करते हो, मन ही मन में पढ़ते रहते हो, बोल बोल के पढ़ो, याद लिख लिख के पढ़ो। तो ये लेख विधि जो है आमतौर पे दुर्बल और मंदबुद्धि बच्चों के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंसेप्ट गलत मत करिएगा, बस कंसेप्ट अपने दिमाग में रहिएगा। एक भाषा में दिया गया कि लेख विधि में क्या होता है, तो लेख विधि जो है आमतौर पे दुर्बल और मंदबुद्धि के लिए यूज की जाती है। उदाहरण लिख लीजिए नीचे कि जो है मम्मी बचपन में कहती थी लिख लिख करके याद करो। ठीक है, बस इतना समझ गए। भाषा क्या है, तो भाषा के बारे में क्या है, अगर आपको उससे पूछा जाए तो भाषा जो होती है वो विचार अभिव्यक्ति का जो सशक्त माध्यम है। जो आपका जो विचार है आपके अंदर जो है, जो आपके अंदर जो भाषा है, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसका एक माध्यम होता है। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो माध्यम हिंदी हो सकता है, वो माध्यम इंग्लिश हो सकता है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, किसी भी भाषा में जो है आप जो है वो माध्यम में आप बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो कविता शिक्षण, कविता पढ़ाते वक्त जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप किस बात पर ध्यान देंगे या किस बात पर देंगे? तो कविता में अलंकारों का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस बात पर देंगे ध्यान, या फिर कविताओं का जो है भाव विश्लेषण पर ध्यान देंगे, या फिर कविताओं के तथ्यों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, या फिर कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति? यहाँ पे आंसर होगा भावपूर्ण पठन और रसानुभूत। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सबसे ज्यादा हम इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को श्रुत लेख लिखवाना शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग है। श्रुत लेख लिखवाना मतलब सुनकर लिखना। मैंने अभी पहले आप क्वेश्चन बताया था कि सुनकर आप पहले आपने बातें सुनी, फिर उसके बाद अपने मन से अपने विचार से जो भी लिखना। तो ये जो है ये किस चीज़ का हिस्सा अनिवार्य अंग है? क्योंकि सुन के लिखे हुए कार्य से छात्रों को तीव्र गति से लिखने के लिए प्रेरित करता है ना। सुन के आप बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, या पहले आपने सुन लिया फिर बाद में लिख रहा है, इससे जो है क्या होता है, ये खूबी डेवलप होती है। या इसके द्वारा छात्रों में श्रवण कौशल और लेखन कौशल जो है की परीक्षा होती है कि बच्चे ने कितना ध्यान से सुना, और वो जब बाद में लिखेगा तो वो किस तरीके से लिख रहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो लेखन कौशल भी उससे जो है पता चलता है हमें कि बच्चे के जो है लिखने की क्षमता कितनी अच्छी है ना। मान लीजिए आपसे कहा जाए कोई निबंध के बारे में मैंने पढ़ाया, यही सब बातें पढ़ाई, और उसके बाद जो है मैंने कहा कि अब इस टॉपिक पर आप जो है जानकारी लिख दीजिए, तो लेखन कौशल भी कि किस तरीके की भाषा वो लिख पाता है। ठीक है, कठिन शब्दों के पहचान के लिए प्रयुक्त साधन है, या फिर जो है श्रुत लेख छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का संशोधन करना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रवण कौशल और लेखन कौशल को बढ़ावा मिलता है श्रुत लेख लिखने से। ध्यान रखिएगा, श्रुत लेख लिखने से श्रवण कौशल सुन के जो लिखा जाता है और लेखन कौशल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत। मैं ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अच्छे टारगेट, अच्छे नंबर से पास हों। और मेरा मूल उद्देश्य ये होता है कि मैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल बच्चों वाली भाषा का यूज़ करके किसी तरीके से आपको जो है पास करने वाली बात। मैं आपको बस इतना कह दूंगा कि श्रुत लेख वाला एक पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पर श्रवण और लेखन कौशल को बढ़ावा मिलता है, बस इतना लिख लीजिए। ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को जो है इंटर रिलेट कर पाएंगे जब क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन जो है सीटेट का पेपर जो है सॉल्व करेंगे, है ना। पेपर से पहले आपके एक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ये भी आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स बनाइए, वन लाइनर नोट्स बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है जो बच्चे डैश डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वह अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीडीपी में पूछा जाता है। चूंकि सीडीपी में जो है भाषा से रिलेटेड भी हो जाता है, तो ये हिंदी पेडागोजी का भी हिस्सा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कहाँ से है ना। तो ये है क्वेश्चन जो है पूछा गया, 2 जगह से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए वाइगोत्स्की का मैं ऑलरेडी एक थ्योरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन को मिस मत करिए।
यहाँ से संबंध में कुछ भी हो सब कुछ पढ़िए, यहाँ से संबंध में जो भी हो। मेरा वीडियो आपने अगर देख लिया तो मैंने हु बहू टू द पॉइंट जो एग्जाम में ऑप्शंस के माध्यम से ये जैसे ये ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शंस को मैंने वहाँ पे नोट किया है, ताकि आपको जब भी आप क्वेश्चन मतलब सॉल्व करें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जाम में, तो आपको वो सीधा सीधा वो पॉइंट आपको देखने को मिल जाए जहाँ आप इंटररिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर से जरूर देखिए और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वाइगोस्की से तो बिल्कुल भी मत गलत करिएगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है, वो है हमें लाइक्स, क्योंकि लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम बार बार आपसे एक ही बात कहते हैं कि इससे क्या होता है, हमें भी खुशी मिलती है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आप वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, और डेली हमें आपको इसी प्रकार से पेपर लेकर के आते रहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आपको पेपर मिस होगा। सीटेट के संबंध में सब कुछ आपको मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप केवल आपको इसमें पेड वीडियो, मैं एक चीज और है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पेड वीडियो मिल सकता है, मैं पेड क्यों दे रहा मैं क्यों दूं भाई, मैं आपसे मैं कह रहा हूं कि मुझे पेड देने की जरूरत ही नहीं, आपको पेड लेने की जरूरत क्यों है। मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, आपको जहां भी आप पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं, है ना। आप कोई अच्छा हो कोई बुरा, हर देखिए टीचर की अपनी तारीफ होती है, सब कोई कहेगा सर ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कहता है वो बकवास पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। आपको जिसको भी फॉलो करना है आप पकड़ के चुपचाप एक को फॉलो कर लीजिए, पेपर और बस केवल पेड बैच मत लीजिएगा। वही चीज़ होती है, वही चीज़ मैं फिर से कहूँगा, पेड बैच में पैसे बर्बाद कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टारगेट जरूर कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है। चलिए आगे देखते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे डैश डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों की अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर है वो है निजी भाषण, जिसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच कहेंगे। 19वें का जो है आंसर होगा बी। देखिए वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार की स्पीच दी थी। एक जो है एक स्पीच दी थी जिसे कहते हैं सोशल स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब है कि बच्चा जो है सोशली रूप से सीखता है। जब बच्चा जो है आसपास के जो है वातावरण में रहता है, जिस भी जगह से परिवेश में सीखता है, जिस लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी भाषा परिवेश में रह करके अपनी भाषा सीखता है। तो एक तरीके से अगर कह लिया जाए किसी बच्चे की भाषा जो है, लैंग्वेज जो है हिंदी है, तो वो हिंदी भाषी परिवेश में बैठा सीखा होगा। किसी बच्चे की भाषा पंजाबी है तो वो पंजाबी भाषा परिवेश में रहा होगा, है ना। यूपी का बच्चा जो है पंजाबी नहीं बोलेगा, या फिर किसी एक एरिया में जहां पंजाबी रहते ही ना हो वहां के बच्चा जो है पंजाबी कैसे बोल सकता है। तो इसलिए ऐसे जो है सोशल स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि बच्चा जो है प्राइवेटली बात करता है, मतलब मुंह से अकेले खड़ा हो गया, या कोई हो चाहे देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, उसमें अकेले से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप ही ढूंढता है, अपने ही से बोल रहा होता है ये मैं कर लूँगा, ये काम मुझे कर लेना चाहिए, मैं ना कल जो है ये कहूँगा, पापा आएंगे तो मैं ये मांगूंगा, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये अपने आप बात कर रहा है मुंह से, है ना। या चाहे वो शीशे के सामने खड़ा हो, या किसी गुड़िया गुड्डा से बोल रहा हो, या किसी चीज़ के लिए बोल रहा हो, है ना, कि इस तरीके। तो ये होता है निजी भाषण, जिसे कहेंगे प्राइवेट जो है निजी भाषण, मतलब प्राइवेट जो है स्पीच कहेंगे। उसके बाद होता है एक तीसरा नंबर का है जिसे कहते हैं इनर स्पीच। इनर जिसे कहते हैं आंतरिक भाषण। ये क्या होता है कि निजी भाषण ही अब बदल जाता है आंतरिक भाषण में, है ना, इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चा बोल के नहीं होता है, मन ही मन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ध्यान रखिए, मन ही मन में। ठीक है, तो प्राइवेट जो होता है, अब हम यहाँ पे कुछ बात बता देते हैं। तो निजी भाषण का यूज़ करता क्यों है, तो देखिए बच्चा जो है एक तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए यूज़ करता है। सेल्फ मोटिवेट, इससे होता है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट जो है होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पैदा होता है। जैसे आप देखिए कई बार होता है ना, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, अबे तुम कर लोगे यार, ये है ही कितना बड़ा पेपर है, इसमें तो होता ही क्या है, मुझे बस एक छोटे छोटे टॉपिक्स ही तो पढ़ने हैं, बस मुझे क्या करना है। ये अपने आप से इस तरीके से बात होता है। तो यू कैन डू इट वाला जो है कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। यू कैन डू इट, ये तुम कर सकते हो, है ना, ये चीज़ होता है। मुंह से बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के एग्रेसिव पन में जो है इस तरीके से निजी भाषण का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में जो है कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। तो बच्चे जो है गलत वर्तनी का प्रयोग कर रहे हैं, गलत जो है शब्द लिख रहे हैं, तो इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया जानते हुए कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, त्रुटियों का अभ्यास कराएंगे, लाल स्याही से घेरा लगा देंगे, ये बकवास, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हम बच्चों को गलतियों को सुधारने के लिए हम पहले ये तो खुद ही मानेंगे कि बच्चे एक जो है गलतियाँ करते हैं, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
हर बच्चा जो है टाइम के साथ जैसे जैसे वो बढ़ता है, मैच्योरिटी को बढ़ता है, वैसे वैसे वो सीखने लगता है ना। तो इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। स्वाभाविक प्रक्रिया जानते हुए हम बस ये सोचेंगे कि बच्चा गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ सीखेगा उस गलतियों से, है ना। उसके बाद एक प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे, प्रिंट के कई रूपों से यूज़ करेंगे, जैसे चित्र वाली किताबें यूज़ करेंगे, बाल साहित्य यूज़ करेंगे, कविताएं पढ़ाएंगे, है ना, टीवी दिखाएंगे। इस तरीके के प्रिंट समृद्ध का जो है माहौल कक्षा में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक, प्रासंगिक और तर्कसंगत। तो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं, मतलब आपसी व्यवहार जब हम और आपस में, देखिए हम और आप बात कर रहे हैं ना, इस पेपर के माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे कमेंट करते हैं, तो ये जो व्यवहार होता है ये होता है अनौपचारिक कथन कहलाता है। जब दोस्त यार परिवार के माता पिता के साथ बैठते हैं, आप बात करते हैं, तो वो अनौपचारिक कथन होता है। अनौपचारिक का मतलब होता है किसी विचार को अपने शब्दों में कहना। मैंने अपनी बात अपने शब्द, इसी क्वेश्चन को पढ़ाते हुए मैंने अपनी बात अपने शब्दों में कही, आप इसी क्वेश्चन को पढ़ाते हुए अपनी बात जो है इस क्वेश्चन का जो है जो भी सार है वो अपनी शब्दों में कहेंगे। पॉइंट्स तो दोनों के सही होंगे पर अपने अपने शब्द हैं, तो इसी को कहते हैं अनौपचारिक। जब औपचारिक क्या होता है, औपचारिक कथन वो होता है जब सरकारी जो है मतलब बातचीत होती है, जैसे आपको किसी को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है तो औपचारिक कथन, अब एक शब्दावली होगी कि इस तरीके से ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोर्ट कचहरी में काम होता है तो औपचारिक कथन होता है, या छुट्टी मांगनी है स्कूल में या ऑफिस में, इस तरीके के। तर्क संगत में जिसमें तर्क किया जाता है, तर्क संगत मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए साइंस की भाषा में बात करना, मैथमेटिकल भाषा में बात करना, है ना, तर्क करना इन चीज़ों से, तो वो होती है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार में ये क्वेश्चन डेली में, एक तरीके से मैं ये क्वेश्चन आपको डेली कराता हूं, और ये क्वेश्चन सीडीपी में पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है, ईवीएस में पूछा जाता है, तो मतलब ये तीनों जगह पूछा जाता है। तो व्याकरणिक जो है व्याकरण शिक्षण की वो पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं। तो नियमों को कंठस्थ करना, याद करने वाला, तो पहली बात तो पढ़ाई में रट्टू तोता वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ पे ही तो पहले ही गलत कर दीजिए, इसको समझाने का जैसा कुछ भी नहीं। बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं, तो बिल्कुल ये तो हो सकता है। उसके बाद बच्चे नियम से उदाहरण की ओर सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है व्याकरणिक शिक्षण की में पद्धति में व्याकरण में जो है बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, तो पहली चीज़ ये पता होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है आगमन विधि। आगमन विधि कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आगमन विधि कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहेंगे इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। अब आप जो है इस चीज़ को लिख लीजिए, तो एक तरफ लिख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम ये पॉइंट दे लेते हैं, तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड लिख लीजिए और यहाँ पे डिडक्टिव मेथड लिख लीजिए, ठीक है। इंडक्टिव मेथड जिसको कहते हैं आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड जिसे कहते हैं निगमन विधि, ठीक है। अब इसमें से कौन सी विधि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के शिक्षण से संबंध में, तो हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है वो है उदाहरण से नियमों की ओर जाना। मतलब पहले किसी भी बात को अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो पहले हम उसके बारे में उदाहरण पेश करते हैं, फिर उसके नियमों की जानकारी देते हैं, सूत्रों के बारे में बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर जाना ही आगमन विधि कहलाता है, ठीक है। ये विधि जो होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। ये विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की विधि है। ये विधि जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। तो इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिए तो वो हो जाएगी निगमन विधि, जिसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना वो डिडक्टिव मेथड होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना डिडक्टिव मेथड होता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना डिडक्टिव मेथड होता है। तो ये रटने वाली प्रवृत्ति को बढ़ाती है, ध्यान रखिएगा। डिडक्टिव मेथड जो है रटने वाली प्रवृत्ति को बढ़ाती है, ये जो है नियमों को कंठस्थ कराना है, ये डिडक्टिव मेथड पर आधारित है। और बेस्ट होती है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इतना समझा दिया। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आपने इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया तो। मेरा वादा है कि कभी इससे बाहर कोई पॉइंट जाएगा ही नहीं, बस इतने पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा के प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों में अगर भाषा प्रयोग, जितना वो भाषा का प्रयोग कर सके अच्छे से, तो उसको डेवलप करने के लिए सबसे क्या ज़रूरी होगा, तो उसे बोलने और सुनने की आज़ादी, है ना। ऐसा नहीं है कि जब वो बोल रहा हो तो उसे टोकें रोकें, तो कैसे डेवलप होगा। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलने के अवसर प्रदान करिए, है ना। उसके जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी संप्रेषण कर रहा है आपसे, उसको जो है समझिए कि बच्चा क्या कह रहा है। जितना मौका होगा, जितना बोलेगा, उतना ही उसके वोकैब डेवलप होगी और उतना ही जैसे जैसे उसके शब्दावलियाँ भंडार बढ़ेगा, वैसे वैसे वो भाषा प्रयोग में भी दक्ष होता जाएगा, है ना, अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे वो मैच्योरिटी भी बढ़ेगा वैसे। तो ये बिल्कुल सामान्य सी चीज़ बात है। यहाँ पे कविताएं याद कराने से, मुहावरे याद कराने से, किसी वक्ता के साथ रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सतीश नाम का जो बच्चा है वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो निबंध लिखते समय कुंजी और गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब वो निबंध लिख रहा है, पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, और वो कुंजी और गाइड के रटी हुई भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसके कारण से सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है, मतलब सबसे बेकार जो है ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे देखना है, और बाकी सबसे बेस्ट होगा। तो देखिए, एक तो उसकी लिखित भाषा की पकड़ नहीं है, उसकी जो है लिखित भाषा की पकड़ नहीं है, ये इसका कमजोर होगा। उसकी लिखित भाषा, तो भाई देखिए, पहली बात तो समझते जाइए कि वो निबंध लिख रहा है और कुंजी और गाइड का प्रयोग कर रहा है और रटी हुई भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी लिखने वाली जो भाषा में उसकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे हमको कमजोर कारण ढूंढना है। तो इसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, मतलब वो ज़्यादा सोच नहीं पाता है, क्रिटिकल थिंकिंग या थिंकिंग पावर नहीं है। अब भाई, अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आप उस पॉइंट पे लिख नहीं पा रहे क्योंकि आप उस पॉइंट पे विचार ही नहीं कर पा रहे, आपको उस पॉइंट के बारे में पता ही नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सृजनात्मक लेखन क्षमता के लिए शिक्षण पद्धति का उचित नहीं है। तो देखिए, आप अगर क्रिएटिव लिखना चाहते हैं तो ये निबंध लेखन और रटी हुई भाषा का डायरी वाला प्रयोग नहीं होना चाहिए। सेल्फ, तो स्वयं से सोच के लिखिए, है ना, उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। तो ये भी सही है। यहाँ पे उसकी मौखिक भाषा जो है बेहद कमज़ोर है, ये पॉइंट सबसे कमज़ोर जो है यहाँ पे दिख रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है वो है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए हैं 25वां का आंसर क्या है। तो यहाँ पे बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने वाली क्षमता की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, दोहराना, रटना, ये वाली प्रवृत्ति जो है भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य नहीं होता है। भाषा ही शिक्षण नहीं, वो किसी भी शिक्षण में ये रटने वाली प्रवृत्ति का मूल उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। यहाँ पे महत्वपूर्ण उद्देश्य को जानना है। इसमें व्याकरणिक के नियमों को कंठस्थ कराना, ये फिर से रटने वाली बात हो रही है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। यहाँ पे बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का जो है अभ्यास कराना है। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी बेस्ट करना है तो सबसे पहले उदाहरण दिए, इन पाठ के अंत में नहीं, प्रारंभ में करना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाता है। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, यही मूल उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा सीखने का सही क्रम क्या है, बस आप सोचिए कि आपके पास एक कोई बच्चा है और वो किस तरीके से सीखता है। तो पहले वो सुनता है आपकी बातें। भाई, पहले बार बोलना थोड़ी ना शुरू कर देता है। तो बोलने वाली तो पहली चीज़ नहीं होगा, पहले वो सुनेगा, फिर वो धीरे धीरे आबा, बाबा, मामा, चाचा, पापा, काका, मम्मा, मम, है ना, दूध, दुद्धू, ऐसे कुछ मतलब एक शब्द जो है बोलेगा। तो पहले बोलना, फिर उसके बाद वो धीरे से पढ़ना शुरू करेगा, है ना, पढ़ना। फिर ठीक है, वो चीज़ों को पढ़ना शुरू करेगा। आप अगर उसे पढ़ाना शुरू, देखिए ए, आप बोलेंगे ये क्या सा लेटर ए, वो बी, सी, कैट, है ना, बिल्ली देख करके वो बता देगा कि ये बिल्ली है ना, कैट है। तो फिर उसके बाद आखिर में उसको लिखने का जो है वो समझता है। तो यहाँ पे आंसर होगा श्रवण, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रूपा जो है बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते हुए अटकती है। मतलब एक बड़ा ग्रुप है जहाँ पे अपनी बात वो अगर उसको रखने के लिए बोला गया हो तो अटकने लगती। जैसे हम लोगों को 100 लोगों के बीच में भाषण देना हो, 1000 लोगों के बीच में भाषण देना हो, 2000, 3000 पूरे स्टेडियम में भाषण देना हो, कुछ अपनी स्पीच देनी हो, तो रटी रटाई स्पीच भी जो है वहाँ धरी रह जाएगी, क्योंकि हमारा जो है एक तरह डर का सामना हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे।
तो सहायता वैसे हो सकती है कि प्रारंभ में उसे छोटे छोटे समूहों में बात करने का भरपूर अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका मतलब उसका मोटिवेशन होगा, मोटिवेट होगा, उसके पास जो है बोलने की क्षमता डेवलप होने लगेगी और वो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाएगा कि वो चाहे किसी भी ग्रुप में किसी भी जगह खड़े कर दीजिए, उससे कुछ भी पूछ लीजिए, वो दवा बता देगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। छोटे छोटे समूह में बात करने का भरपूर उसे अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बड़े समूह में जाने से पहले। 28वां क्वेश्चन है, देखिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना जो है ये किस विधि के अंतर्गत आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था शिक्षण तकनीक के बारे में, आगमन और निगमन के बारे में, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जा रहा है तो वह है निगमन विधि। ये विधि रटने पर आधारित है, रटने वाली निबंधात्मक टाइप की विधि है और ये बेस्ट मानी जाती है, टीचर और मतलब स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। तो आगमन विधि, निगमन विधि में एक और चीज़ होती है, ये नियम से उदाहरण की तरफ जाती है। याद रखिएगा, पहले नियम फिर परिभाषा, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, फिर अंत में उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, इस चीज़ को समझ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा जो है छात्र जो है स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो देखिए मंत्रणा के द्वारा जो है तो इसमें क्या है कि अपने शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा जो है छात्र स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं। तो देखिए पहले तो छात्र स्वतंत्र होकर काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो है पढ़ने पर टीचर की हेल्प लेते हैं। ये चीज़ है, टीचर हेल्प्ड होती है जब ही टीचर हेल्प तभी होता है जब उसको नीड होती है, उस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है। तो ये डाल्टन मेथड होता है ना। अपनी गति से बच्चा पढ़ता है, ज़रूरत पड़ने पर टीचर से हेल्प मांगता है। तो यहाँ पे बच्चा छात्र स्वयं स्वतंत्र होकर के कार्य करता है और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो मतलब जो है हेल्प लेता है टीचर की। ठीक है, यही पॉइंट बताया गया, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बस इतना लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलने सीखने के लिए या भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। तो भाषा को बोलना सिखाने के लिए या भाषा को समझने के लिए। तो व्याकरण का जो है यूज ही होता है शुद्धता के लिए, शुद्ध प्रयोग के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है आपके समाप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसलिए इसको जो है तैयार कर लिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, 10 लाइक्स का टारगेट है, मात्र 10 लाइक्स है। आप जो है 10 लाइक्स का है, आपकी पढ़ाई का वीडियो है। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।